हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। तो आज 100 टॉपिक सीरीज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 5 ऐसे टॉपिक्स जिनसे हमेशा ही एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। इन 5 टॉपिक्स के साथ में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 5 PYQs को भी डिस्कस करेंगे ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इन कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो एवर स्टडी की वेबसाइट पर और ऐप पर भी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स। तो इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं, लैंग्वेजेस चेंज कर करके पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स के ऊपर। तो एक रिसर्च में ये बताया गया कि टीचिंग के 2 बिहेवियर्स होते हैं, एक की बिहेवियर्स और एक हेल्पफुल बिहेवियर्स। दोनों 5-5 ये बिहेवियर्स हैं, आपको सभी के नाम पता होने चाहिए और ये क्या है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इनको आप मिक्स नहीं कर सकते। जो की बिहेवियर है वो की बिहेवियर है, जो हेल्पफुल बिहेवियर है वो हेल्पफुल बिहेवियर है। की बिहेवियर वो बिहेवियर है जो आपको बिल्कुल ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। हेल्पफुल बिहेवियर वो हैं जो सप्लीमेंट करेंगे की बिहेवियर्स को। तो सबसे पहले इसमें जो बिहेवियर है वो आता है लेसन क्लियरिटी। तो लेसन क्लियरिटी का मतलब है कि जो भी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है उसमें जो लेसन है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइज वे में हो। ऐसा नहीं कि हैप्पीजर्ड मैनर में आपने कुछ भी पढ़ा दिया। जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हो एंड में आप उसकी समरी भी दो ताकि स्टूडेंट्स को एक ब्रीफली आइडिया हो जाए कि उन्होंने पढ़ा गया है। तो लेसन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब है कि जो भी वे ऑफ टीचिंग है उसमें आप वैरायटी लेकर के आओ। अगर टीचर एक जगह पे खड़ा होकर के सीधा बोलते ही जाएंगे तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में क्या क्या आएगा, आपकी जो वॉल्यूम है, आपकी जो वॉइस की पिच है उसमें वैरायटी होनी चाहिए। जो जेस्चर है, पोस्चर है, उसमें वैरायटी होगी तो स्टूडेंट्स बोर नहीं होंगे और वो अच्छे से समझेंगे। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप वेरिएशंस लेकर के आ सकते हो। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए। थर्ड बिहेवियर है की बिहेवियर में जो आएगा वो है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। तो टीचर टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। टास्क ओरिएंटेड का मतलब है कि टीचर फालतू चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करे। जो उसका काम है, जो पढ़ाना, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाना, उसके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। तो जो भी टीचर है जो वो लेसन दे रहा है उसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। जो डिस्ट्रैक्शन है उसको बिल्कुल रिड्यूस करके पढ़ाए। सो टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान हो, जैसे कि स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क पर होना चाहिए। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। इफेक्टिव टीचर हम किसे बोलेंगे, टीचिंग की इफेक्टिव कब होगी, जब स्टूडेंट्स को वो एंगेज करेंगे। एंगेज कैसे करेंगे, आप उनको डेली शेड्यूल दे दो। अगर स्टूडेंट्स को पता है कि आज हम पढ़ने के वाले हैं, हमारा शेड्यूल क्या है हमारी लर्निंग का, तो उससे वो एंगेज रहेंगे। ठीक है। इसके साथ ही अगर कोई क्लास को लीव करना चाहता है तो बिना डिस्ट्रैक्शन के वो कर पाए, किसी को बिना डिस्टर्ब किए। तो अगर कोई क्लास को लीव कर रहा है तो वो बिना किसी को डिस्टर्ब करे चला जाए। आना है तो बिल्कुल आ जाए। तो जो लर्निंग प्रोसेस है उसको वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो इस तरह से क्या होगा, जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एंगेजमेंट बनी रहेगी। स्टूडेंट सक्सेस रेट। टीचर को इंश्योर करना है कि स्टूडेंट का सक्सेस रेट बना रहे। अगर एक अच्छा सक्सेस रेट होगा, अगर टीचर स्टूडेंट्स का जो सक्सेस रेट है उसको इंश्योर कर पाता है तो उसे हम कह सकते हैं कि टीचर इफेक्टिव है। क्योंकि अल्टीमेटली आप इसीलिए पढ़ा रहे हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हों, जो भी उनका लर्निंग आउटकम है वो अचीव हो जाए। तो स्टूडेंट का सक्सेस रेट अगर टीचर इंश्योर करता है हम उसे कहेंगे कि वो इफेक्टिव टीचर है। तो ये 5 की बिहेवियर्स हैं, इनको याद रखना है। इसके साथ आएंगे 5 हेल्पफुल बिहेवियर। सबसे पहले यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस। तो अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के आइडियाज, उनके कंट्रीब्यूशंस को यूज कर रहा है, उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनके आइडियाज हैं उनको एक्नॉलेज कर रहा है, सो हम उसे भी कहेंगे कि वो इफेक्टिव टीचर है। स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो उसे एक दूसरे के रिलेशन में पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि पहले 5वीं यूनिट से कोई टॉपिक उठा लिया, फिर 3rd यूनिट से कोई टॉपिक उठा लिया, फिर 1st यूनिट से कोई टॉपिक उठा लिया। तो उससे क्या होगा कि हैप्पीजर्ड मैनर में आप पढ़ाओगे। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पढ़ाओगे, सीरियल वाइज आप पढ़ाओगे। आप पहले 1st यूनिट पढ़ा रहे हो, फिर 2nd, फिर 3rd, और एक दूसरे का रिलेशन बता रहे हो उसके साथ में। तो उससे क्या होगा, जो लर्निंग रहेगी वो स्ट्रक्चर्ड रहेगी और टीचिंग स्ट्रक्चर्ड रहेगी। आपको जो लेसन है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। क्वेश्चनिंग। ये कहा जाता है कि क्वेश्चंस आर द आंसर्स। तो आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करो क्वेश्चनिंग करने के लिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग करेंगे तो उससे उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट है प्रोबिंग। प्रोबिंग का बेसिकली मतलब होता है स्टूडेंट्स को जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको इलेबोरेट करने के लिए बोलना। जब स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को इलेबोरेट करते हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा बात करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो उससे वो और ज़्यादा नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, उनकी इमेजिनेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो प्रोबिंग भी यहाँ पर हेल्पफुल बिहेवियर है। इसके बाद आएगा टीचर इफेक्ट।
टीचर इफेक्ट का मतलब है कि जो रिलेशनशिप है टीचर की अपने लर्नर के साथ में वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल, मॉडरेशन में, कि ताकि स्टूडेंट्स को जब भी अपने टीचर की ज़रूरत है वो उसके पास जा सकें, सवाल पूछ सकें। तो इस तरह की रिलेशनशिप अगर रहेगी तो उसे हम कहते हैं कि वो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये हमारे की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर हैं, इनको याद रखना है। दोनों को 5 की बिहेवियर हैं, 5 हेल्पफुल हैं। कौन कौन सा कहाँ आएगा ये आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यह है सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चेस। तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग टीचिंग के की बिहेवियर्स कौन कौन से हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर की बिहेवियर आइडेंटिफाई करने हैं, हेल्पफुल बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स मेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, तो ये हमारा हेल्पफुल बिहेवियर है, आंसर में नहीं आएगा। बी ऑप्शन है आस्किंग प्रोसेस और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चनिंग क्या पढ़ा हमने, क्वेश्चनिंग भी हेल्पफुल बिहेवियर था। लेसन क्लियरिटी, दिस इज की बिहेवियर। यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ये हमारा हेल्पफुल बिहेवियर है। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज की बिहेवियर। स्टूडेंट सक्सेस रेट इज आल्सो की बिहेवियर। तो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ई एंड एफ, ऑप्शन नंबर डी। सो देखो अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो आपको 6 के 6 की बिहेवियर्स नजर आएंगे। अगर आपको सेग्रीगेशन नहीं पता है कि की बिहेवियर कौन से हैं और हेल्पफुल बिहेवियर कौन से हैं, अगर आपको ये सेग्रीगेशन नहीं पता है तो आपको सारे के सारे ऑप्शन ही सही लगेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ से सवाल भी बहुत सारे आते हैं, इसलिए हमने इसको आज आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ई एंड एफ। तो सेकंड टॉपिक है हमारा स्वयं। स्वयं इंडिया का एक मूक प्लेटफॉर्म है। मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव एंड एस्पायरिंग माइंड्स। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है और ये फ्री का नंबर है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, उनको हम अचीव कर सकें। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव है कि जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो सभी तक पहुंचे, जो भी डिसएडवांटेज लर्नर्स हैं जिनको लर्निंग रिसोर्सेज मिल नहीं पाते हैं उन तक हम लर्निंग रिसोर्सेज को पहुंचा सकें। स्वयं की कोशिश है कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम ब्रिज करें। जो भी स्टूडेंट्स डिजिटल रेवोल्यूशन से अनटच्ड रह गए हैं, जो मेन स्ट्रीम नॉलेज इकोनॉमी को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो भी मेन स्ट्रीम नॉलेज इकोनॉमी को ज्वाइन करें। जो लर्निंग मटेरियल है उन तक फ्रीली पहुंच सके, उनको क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिल सके, उसके लिए स्वयं को लाया गया है। इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, इसके साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल्स भी मिलती हैं, एक रीडिंग मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर मिलता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी फर्दर रीडिंग के लिए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इसमें मिलते हैं जिसमें आप क्विजेज लगा करके अपने लर्निंग को चेक कर सकते हो और साथ में डिस्कशन फॉर्म भी मिलता है जहां पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसका ये मोटो भी याद रखना, शिक्षित भारत उन्नत भारत। ठीक है, स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके ऊपर भी सवाल आया है प्रीवियस ईयर्स में। तो इन 9 के 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम आपको पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये किस लिए काम करते हैं, किस तरह की एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। NITTR फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन के ऊपर जो भी कोर्सेज होते हैं उनको लेकर के आते हैं। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज मेनली NPTEL बनाता है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इट इज़ फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। तो आपको 9 के 9 ये नाम यहाँ पर याद होने चाहिए, साथ में ये किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्वयं के ऊपर ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो स्वयं के ऊपर पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन। सेकंड स्टेटमेंट है स्वयं एम्स एट प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसका पर्पस है कि सिटीजन्स को क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन
गर्ल्स की हेल्थ के साथ स्वयं का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगी और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट से भी बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेनली 5 तरह की असेसमेंट से आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके और भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली 5 असेसमेंट्स आपको याद रखनी है और इनसे रिपीटेडली एग्जाम में सवाल आता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है वो असेसमेंट जो हम कोर्स के बीच में करते हैं, स्टूडेंट्स को जब विद इन द कोर्स हम मॉनिटर करते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका पर्पस होता है कि स्टूडेंट्स को बीच में ही, इंस्ट्रक्शन के बीच में ही हम उनको फीडबैक प्रोवाइड करें कि उनकी जो लर्निंग है वो किस तरह की हो रही है, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो ओवरऑल इंप्रूव हो सके। तो जो आप अपने कॉलेजेस में देखते हैं कि आपकी जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, उसे हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट से स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके वीक एरियाज क्या हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको वो टारगेट कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आप भी जब कोई यूनिट पढ़ते हैं, उस यूनिट के बाद उसका मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप चेक कर रहे हो कि मेरी कितनी लर्निंग हुई है, कहां पर मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इतना सिर्फ याद रखना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कोर्स के बीच में होती है, जिसका पर्पस है हमारी जो लर्निंग है उसको इंप्रूव करना। मिड टर्म एग्जाम इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी जो कोर्स के एंड में होगी, जब हम इंस्ट्रक्शनल कोई भी हमारी यूनिट है हमारे कोर्स की, जब वो फिनिश हो जाती है, उसके फिनिश होने के बाद जब हम असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की, उसे हम समेटिव असेसमेंट बोल देते हैं। तो जो भी आपके कॉलेजेस में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, दैट इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का पर्पस है ये चेक करना कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, उनको इवेल्युएट करना कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड था, बेंचमार्क था जो हमने सेट किया था कोर्स से पहले, क्या स्टूडेंट्स ने कितना उस जो बेंचमार्क है, जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कितना परफॉर्म किया है। सो एट द एंड ऑफ द कोर्स जो हमारी असेसमेंट होगी उसे हम समेटिव असेसमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट का मतलब है, इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे के साथ में कंपेयर करी जाती है। इसमें हमने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है कि एक कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क है उससे हम कंपेयर करेंगे, नहीं। इसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करेंगे। जो भी हमारी प्री डिफाइंड पॉपुलेशन है, जैसे कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 100 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। परसेंटाइल स्कोर इसका हमारा एक एग्जाम्पल होता है कि जिसका भी स्कोर हाईएस्ट आएगा उसे हम 100 परसेंटाइल मान लेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे बाकियों के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्राइटेरिया नॉर्म रेफरेंस से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसमें हम एक दूसरे के साथ में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, उसके हिसाब से उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सेट कर दिया कि जो आपका 5 सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 500 मार्क्स के होंगे, 500 मार्क्स के होंगे। अब 500 में से आपने कितना लिया ये हम यहाँ पर देखेंगे। हमने सेट कर दिया कि जो भी स्टूडेंट 60 के ऊपर मार्क्स लाएंगे उसको हम फर्स्ट डिवीजन बोल देंगे। तो ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट है, जिसमें हम एक क्राइटेरिया के बेस के ऊपर चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है। जो परसेंटेज हमें मिलती है, टोटल मार्क्स से कितना परसेंटेज हमें आया, उसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस डी बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन क्या है, सेकेंड डिवीजन क्या है, थर्ड डिवीजन क्या है। तो यहाँ एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक हमने पहले ही क्राइटेरिया सेट कर दिया, उसके बेस के ऊपर हम यहाँ पर असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये होती है कोर्स से पहले, ज़्यादातर डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है जिसमें चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनका जो नॉलेज और स्किल्स का लेवल है वो क्या है। बिफोर द इंस्ट्रक्शन ही ये हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं वो क्या हैं, किन स्टूडेंट्स को किस तरह की हमें स्किल्स प्रोवाइड आगे करनी पड़ेंगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो यहाँ पर चेक कर ली जाती हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि किन स्टूडेंट्स के ऊपर हमें किस तरह की स्किल्स उनको प्रोवाइड करनी है, किन स्टूडेंट्स के ऊपर हमें क्या काम करने की ज़रूरत है जिससे उनका जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो उनकी जो डेफिशिएंसीज होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, उसको फाइंड करने के लिए जो असेसमेंट होती है दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असेसमेंट से रिलेटेड। तो इवैल्यूएशन सिस्टम्स हमें दिए हुए हैं, सामने इनके फीचर्स हैं, हमें इनको मैच करना है। सबसे पहले है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहाँ पर मैच होगी, ये मैच होगी फोर्थ ऑप्शन के साथ, आइडेंटिफाइंग स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम क्या करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कोर्स के बीच में ही स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि उनको हम
उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। समेटिव इवेल्युएशन के साथ मैच होगा जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारे जो ओवरऑल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से जब हम स्टूडेंट्स को जज करते हैं तो उसको हम कह देंगे दैट इज समेटिव इवेल्युएशन। नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस से हम मैच करेंगे कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। एक दूसरे के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, इसके साथ हम मैच करेंगे इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मास्टरी। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4, 5, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से भी बहुत से सवाल आते हैं। 3 तरह के इसमें डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड है आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को शार्प करने से रिलेटेड, चीज़ों को मेमोराइज करना, उनको समझना, उससे रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन। तो सबसे पहले क्या आएगा, नॉलेज। नॉलेज मतलब किसी भी कोई भी फैक्ट है उसके बारे में आप अवेयर हुए, आपको उसका नॉलेज मिला। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको मैथ्स का कोई फॉर्मूला बता दिया कि ये एक फॉर्मूला होता है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा, उस फॉर्मूले को देखा कि हाँ आपको नॉलेज हुआ कि ये फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, आपने उस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लिया। अब फॉर्मूला को आपने मेमोराइज कर लिया, उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन। आपने उस फॉर्मूले को समझा कि इसको हम अप्लाई करते कहाँ पर हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है। फॉर्मूला तो आप, फॉर्मूले का नॉलेज आपको हो गया इस लेवल के ऊपर। अब आपने उस फॉर्मूला को अच्छे से समझा कि इसका यूज हम करते कहाँ हैं। जब आपने उसको अच्छे से समझ लिया, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, किन कंडीशंस में हम उसका यूज करेंगे, ये आपने समझ लिया, तो फिर आपने उसको अप्लाई किया। नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन। जब भी आपके सामने उस फॉर्मूला का अप्लाई होने का क्वेश्चन आया, आपने उसको अप्लाई करके वहां पर देखा रियलिटी में। तो अब आज थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन। आपने उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखा, अब आपका मन कर रहा है कि चलो देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम किसी दूसरे कंटेक्स्ट में अगर लगाते हैं, अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलता है। ये आएगा एनालिसिस। आपने सेग्रीगेट कर दिया उसको, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चंस में उस फॉर्मूला को पुट करके देखा कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जब आपने उस फॉर्मूला को अलग अलग जगह पर लगा करके देखा तो उसको हम कहते हैं एबिलिटी टू एनालाइज। आपने अलग अलग जगह पर उसको लगा करके एनालाइज किया कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया, जो भी आपने अलग अलग जगह पर उस फॉर्मूला को यूज किया था उसको सिंथेसाइज कर दिया, इंटीग्रेट करके देखा, उन सभी रिजल्ट्स को इकट्ठा किया, इस एबिलिटी को अपनी यूज किया कि देखते हैं कि क्या उससे हमें रिजल्ट मिला है। उस रिजल्ट को देखने के बाद आप उसको इवेल्युएट करेंगे। लास्ट स्टेप आएगा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में आप देखेंगे कि जो भी हमने फॉर्मूला अलग अलग जगहों पर यूज किया था उसमें क्या कमियां रह गई, क्या वीकनेसेस रह गई, हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपने उसको इतनी अच्छी तरह से अप्लाई किया, कोई नई थ्योरी ही आपने बिल्ड कर दी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आया है जो भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो डेवलप हो रही हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन है हमारे पास इफेक्टिव डोमेन। इसमें जो हम देखते हैं, जो स्किल्स होती हैं, जो एबिलिटी है जो हम डेवलप करते हैं, वो इमोशनल एबिलिटी होती है। आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड जो एबिलिटीज होती हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करना आपके बेटरमेंट के लिए, वो सब कुछ इफेक्टिव डोमेन में यहाँ पर आता है। सबसे पहले क्या आएगा, रिसीविंग। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। मान लो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको सक्सेस मिल नहीं पा रही है, बार बार आप फेल हो रहे हो, मैं आपके पास आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये बुक ले लो और ये बुक पढ़ लो, सक्सेस के ऊपर एक बुक है, आप इसको पढ़ लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रिसीव करोगे उस आइडिया को। मैंने आपको एक आइडिया दिया, आप उस आइडिया को क्या करोगे, रिसीव करोगे कि हाँ ये बुक है, आपको सिर्फ अभी पता चला है कि ये बुक है। उसके बाद क्या होगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। यहाँ पर जो स्टिमुलस मैंने आपको दिया, जो आइडिया मैंने आपको दिया कि ये बुक आप पढ़ लो, उस बुक को आप रिस्पॉन्ड करोगे, बुक आप लोगे, चेक करोगे कि इस बुक में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। पहले आपने सिर्फ उस बुक के बारे में देखा कि हाँ ये बुक है, सिर्फ यहीं तक रिसीविंग है, फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया कि देखते हैं कि बुक में है क्या। फिर वैल्यूइंग, जब आपने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने क्या किया, आप उस बुक को वैल्यू कर रहे हो, जो उसमें कंटेंट है अब आपको लग रहा है कि नहीं उसको पढ़ के हमें डीपली देखना चाहिए, तो आपने उसको वैल्यू किया उसके कंटेंट को। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जब आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपको चीज़ें वहाँ पर सिखाई जा रही हैं, जो भी सक्सेस माइंडसेट सिखाया जा रहा है, आप उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे, अलग अलग आइडियाज़ को वहाँ पर देखोगे कि
जो मेरा एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है उसके साथ में ये जो करंट बिलीफ सिस्टम मुझे यहाँ पर दिया जा रहा है, जो सक्सेस माइंडसेट इस बुक में दिया जा रहा है, ये मेरे एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम के साथ में किस तरह से रिलेट कर पा रहा है। आप उसको रिलेट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, और उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने नॉलेज उस बुक से लिया होगा आप उसको कैरेक्टराइजेशन उसकी कर दोगे, आपके कैरेक्टर में एक तरह से आ जाएगा, आप उस नॉलेज को इंटरनलाइज कर दोगे। ठीक है, तो जो पहले आप काफ़ी ज़्यादा फेलियर में थे, आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं थे, उस बुक को पढ़ने पे क्या हुआ, आपने उसको इंटरनलाइज जब कर लिया, कैरेक्टराइजेशन जब हो गई, तो आपको जो बिलीफ सिस्टम इस पॉइंट के ऊपर था वो बिलीफ सिस्टम, वो इमोशनल लेवल बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो गया और आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गए। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। जहां आप पहले पेसिमिस्टिक थे, उस बुक को पढ़ने के बाद आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपकी जो इमोशनल वेलबींग है वो यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कॉग्निटिव डोमेन हमारा हो जाएगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड, और इफेक्टिव डोमेन हो जाएगा एक तरह से आप कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अगर आप इसको एक वर्ड में कहना चाहें तो एटीट्यूड चेंज करना, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इज इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, थर्ड डोमेन है हमारा साइकोमोटर डोमेन। सो कॉग्निटिव था इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड, इफेक्टिव डोमेन था हमारा इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड, इमोशनल स्किल से रिलेटेड, और साइकोमोटर डोमेन आ जाएगा फिजिकल स्किल से रिलेटेड। तो जब आप कोई फिजिकल स्किल को सीखते हैं, उसको किस तरह से सीखते हैं, क्या उसमें प्रोसेस रहती है, वो हमें ये डोमेन बताता है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर भी चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मान लो आप एक किसी मिल में काम करते हैं, एक टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, एक फैक्ट्री है जहां पर कपड़ा बनाने का काम होता है। तो जो कपड़ा बनाने की मशीन है, आपको उसको ऑपरेट करना सीखना है। अब आप उसको कैसे सीखोगे, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले होगा इमिटेशन, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। एक सुपरवाइजर है आपका, वो सुपरवाइजर उसको कैसे ऑपरेट कर रहा है, आप उसको ऑपरेट करते हुए वहां पर देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, इमिटेट करने की कोशिश करेंगे कि वो उसको कैसे कर रहा है। उसके बाद आएगा मैन्युपुलेशन, तो अभी आप खुद उसको करने का प्रयास वहां पर करेंगे, मैन्युपुलेट करेंगे। आपने अपने सुपरवाइजर को देखा कि वो मशीन को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, अब आप उसको मैन्युपुलेट यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे उनकी गाइडेंस में, अपने सुपरवाइजर के अंडर में। उसके बाद आएगा प्रिसीजन, जब आप बार बार उसको यहाँ पर कोशिश करते रहेंगे मशीन को ऑपरेट करने की, तो उसको ऑपरेट करने की जो स्किल है आपकी डेवलप होती चली जाएगी और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर आने लगेगी, आप ज्यादा एक्यूरेट तरीके से उस मशीन को ऑपरेट करने लगेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आर्टिकुलेशन, जब आप उसको मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, अब होगा क्या कि जो आपको डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी चाहिए था, आप उस डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो डिजायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी तक जब आप पहुंच जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन में क्या होगा कि अब आप उस मेथड को, जिस मेथड से आप मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, वहां पर आप एक नया मेथड, एक नई टेक्निक डेवलप करने की भी कोशिश करोगे, उसको मॉडिफाई करने की भी कोशिश करोगे, क्योंकि अब आप इसमें परफेक्ट हो चुके हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है किसी भी फिजिकल स्किल को सीखने की। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सवाल जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आता है, एक सवाल तो आपको यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि हायर ऑर्डर स्किल कौन सी है, लोअर ऑर्डर स्किल्स कौन सी है। तो देखो, लोअर ऑर्डर स्किल्स ये हैं, हायर ऑर्डर स्किल्स ये हैं, बीच वाली जो है ये आपको ऑप्शंस के हिसाब से वहां पर एग्जाम में देखनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली हायर ऑर्डर है, ये वाली लोअर ऑर्डर है। ठीक है, सभी में ही आएगी, कॉग्निटिव में भी और इफेक्टिव में भी। ये जो नीचे वाली हैं ये लोअर ऑर्डर स्किल्स हैं और ऊपर वाली हायर ऑर्डर स्किल्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है कि लोअर से हायर तक जाओ, हायर से लोअर तक आओ। तो एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछा है कि लोअर से हायर जाना है, तो आप यहाँ ऐसे जाएंगे, ठीक है, और हायर से लोअर आएंगे, इस तरह से आप इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। तो इस तरह का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अभी भी हम एक ऐसा ही सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो देखो, ये सवाल है इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड सवाल है, बट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन। सो लोअर टू हायर हमें यहाँ पर जाना है, तो आंसर हमारा क्या होगा, लोअर टू हायर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या होगा, रिसीविंग होगा, आप किसी आइडिया को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उस आइडिया को आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड करने के बाद वैल्यू करेंगे। याद करो किताब वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, सबसे पहले आपने देखा कि हाँ ये किताब है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ, उसको आपने रिस्पॉन्ड किया कि देखते हैं कि किताब है कैसी, उसको आप वैल्यू करेंगे कि हाँ किताब पढ़ने लायक है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, की आपने जो भी थॉट्स थे, आइडियाज थे, इन्फॉर्मेशन थे, वो उस बुक से लिए, फिर उसको कैरेक्टराइजेशन यानी कि उसको इंटरनलाइज आपने कर दिया। तो क्या हमारी यहाँ पर प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले आ जाएगा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। तो राइट यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, C, B, D एंड E।
ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। तो इस तरह का सवाल आई होप अब आप यहाँ पर एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। फिफ्थ टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग्स। इसको हर्वर्ट ने दिया था। ये फर्स्ट एंड थाउटलेस लेवल ऑफ टीचिंग होता है। छोटी क्लासेस में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है उस टाइम पर जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ही होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो फैक्ट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर्मूलाज हैं, लॉज हैं, उनको क्रैम करते हैं। यहाँ पर रट्टा मारने वाला काम होता है। स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवाना पड़ता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। इसमें जो रोल ऑफ टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। स्टूडेंट्स का रोल सेकेंडरी हो जाता है। स्टडी मटेरियल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्री प्लान्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने जाकर के कुछ भी पढ़ा दिया कि अब आज हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, नहीं। इसमें आप ऑर्गेनाइज वे में ही पढ़ाते हो, प्री प्लान्ड तरीके से ही पढ़ाते हो। टीचर चीज़ों को सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही पढ़ाता है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर दोगे तो छोटे बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं। और ये कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को आप टेबल सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट्स उनको सिखाते हैं, ABC, ठीक है। तो उस टाइप की जो टीचिंग होती है उस लेवल के ऊपर, उसे हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, जहाँ पर बच्चों को हमें मेमोराइज करवाना पड़ता है फैक्ट्स को, ठीक है। सेकेंड हमारा जो लेवल आएगा वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको मॉरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एज सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स। जो भी टोटल फैक्ट्स हैं उनका क्या यूज है उनको देख पाना, उन फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको समझ पाना, और उस रिलेशनशिप से हमें क्या जनरलाइजेशंस मिल सकती हैं, क्या इनसाइट्स मिल सकते हैं, उसको जनरलाइज कर पाना, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। यहीं से एग्जाम्स में सवाल आता है। अगर आपको एग्जाम में दिख जाए कि रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, रिलेशनशिप को समझने की बात हो रही है और लेवल ऑफ टीचिंग का सवाल है, तो वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप को हम रियलिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को समझाया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। जब ये सब हम करते हैं, रिलेशनशिप्स को समझाते हैं बच्चों को, तो उससे होता क्या है, जो सब्जेक्ट मटेरियल है उसके ऊपर उनकी पूरी कमांड हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की तरह ही जो टीचर का रोल है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो रोल है वो सेकेंडरी ही यहाँ पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, मेमोराइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट्स के बीच में, प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को मेनली हम यहाँ पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया था। ये थाउटफुल और यूजफुल लेवल होता है टीचिंग का। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग्स में क्रैमिंग वगैरह नहीं होती है, रिलेशनशिप्स को नहीं समझना होता है। इसमें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखो मेमोराइज भी कर लिया है, रिलेशनशिप्स को भी समझ लिया है। अब जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी वो उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या उनके सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पूरी तरह से यहाँ पर समझेंगे। सिचुएशन को समझ करके जो भी उनकी एबिलिटीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी, उनका यूज किया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल में, तो रोल ऑफ टीचर यहाँ पर डेमोक्रेटिक रहेगा, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर के काम करता है। जहां पर भी स्टूडेंट्स फंसते हैं उनको समझाता भी है, लेकिन उनको पूरी इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करी जाती है लर्निंग की। तो यहाँ पर जो नॉलेज होता है उसको थोपा नहीं जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, फोर्स नहीं किया जाता है। जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको एनहांस करने के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो इमेजिनेशन स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो सकें और वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब है आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेवल्स ऑफ टीचिंग दिया हुआ है, सामने यहाँ पर एग्जाम्पलर्स एंड कंसर्न्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर मैच करना है। सबसे पहले है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो मेमोरी लेवल में क्या आएगा, यहाँ से क्या मैच होगा, मेमोरी लेवल के साथ में मैच हो जाएगा फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोराइजिंग वाला पार्ट आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट के साथ थर्ड मैच हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां पर भी रिलेशनशिप दिख जाए उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपने मैच कर देना है। एनहांस स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग, तो जहां पर भी रिलेशनशिप्स को देखने की बात आएगी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की, तो जहां पर बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनकरेज किया जा रहा है उससे हम कह देंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो क्या होगा, हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 3, 4 एंड 1।
अब है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। सवाल है, विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर्स gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concepts। आपके ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनॉमस लेवल। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिनसे एग्जाम्स में जो सवाल हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।